हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट नंबर 3। ओके, जो कि आपके 12th के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये मॉडल सेट। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। इससे पहले 2 सेट इकोनॉमिक्स का अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं, जाके प्ले लिस्ट में खोजना आपको मिल जाएगा। और हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ये सब का भी मॉडल सेट अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं। आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा बोर्ड एग्जाम में। सारे क्वेश्चन जो हैं इसी से देखने को मिलेंगे आपको। ओके, चलते हैं आज का, देखते हैं मॉडल सेट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष है। भारत में जो है वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय विषय डैश से संबंधित है। राष्ट्रीय आय विषय जो वह किससे संबंधित है? माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स या दोनों से संबंधित है? तो ये संबंधित है मैक्रो इकोनॉमिक्स से। किससे? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित है राष्ट्रीय आय का विषय। ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एवं मनी किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी ये लिखा गया किन्स के द्वारा। किसके द्वारा? किन्स के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, किन्स। ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, पर्वत एवं नदियां हैं। पर्वत एवं नदियां हैं। पर्वत एवं नदियां कैसी पूंजी है? तो ये राष्ट्रीय धन है, कि नेशनल वेल्थ है। ओके, ध्यान रखना आपको, नेशनल वेल्थ है पर्वत एवं नदियां, माउंटेन एंड रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, एक अर्थव्यवस्था जिसका आर्थिक संबंध दूसरे देशों से होता है तो वह जाना जाता है। किस रूप में वह जाना जाता है? जब एक देश का जब एक अर्थव्यवस्था जो दूसरे देश के आर्थिक संबंध में जाना जाता है, किस रूप में? वो खुली अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खुली अर्थव्यवस्था। ध्यान रखना आपको, ओपन इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट, अचल संपत्ति के उपभोग को हम कहते हैं। अचल संपत्ति के उपभोग को हम क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है डेप्रिसिएशन, ह्रास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अचल संपत्ति के उपभोग को हम ह्रास कहते हैं, डेप्रिसिएशन। ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, मूल्यवर्धन जाना जाता है। मूल्यवर्धन को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बिक्री मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं की लागत। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मूल्यवर्धन जाना जाता है इस रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय की गणना डैश द्वारा होती है। राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इन तीनों के द्वारा होता है। आय विधि, उत्पाद विधि, निवेश विधि। मतलब इनकम मेथड हो गया, आउटपुट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों के माध्यम से जो है राष्ट्रीय आय की जो गणना होता है। ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की महान मंदी घटित हुई थी। विश्व की महान मंदी जो है किस वर्ष घटित हुई थी? तो ये घटित हुई थी 1930 ईस्वी में। कब हुई थी? 1930 ईस्वी में। याद रखना आपको, 1930 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किन्स ने कहा था कि अर्थव्यवस्था में डैश की स्थिति होती है। अर्थव्यवस्था में किस तरह की स्थिति होती है? किन्स के द्वारा कहा गया था। तो ये होता है अपूर्ण रोजगार। क्या होता है? अपूर्ण रोजगार। ध्यान रखना आपको, अपूर्ण रोजगार, अंडर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुणक बराबर है। गुणक जो है मल्टीप्लायर, वो किसके बराबर है ये बताना है आपको। गुणक जो है किसके बराबर है? तो ये है आय में परिवर्तन अपॉन निवेश में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। याद रखना आपको, आय में परिवर्तन अपॉन निवेश में परिवर्तन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 बार वीडियो आपको ध्यान से देखना है, गौर से सुनना है, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ओके, यदि वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि इस तरह से और भी मॉडल सेट आपके सामने हम लेके हाजिर होते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति को हम डैश भी कहते हैं। राजकोषीय नीति को हम क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं बजट नीति। क्या कहते हैं? बजट नीति। बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं राजकोषीय नीति को। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मौद्रिक नीति के संदर्भ में मांग में वृद्धि एवं कमी डैश के द्वारा हो सकता है। तो ये हो सकता है ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2। बैंक दर नीति और साख नियंत्रण इन दोनों के द्वारा हो सकता है। ध्यान रखना आपको, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही सिलेक्ट किए गए हैं। यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
केंद्रीय बैंक की संख्या किसी देश में कितनी होती है? केंद्रीय बैंक की संख्या किसी भी देश में एक होती है। किसी भी देश में एक ही केंद्रीय बैंक होता है। जैसे इंडिया में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एक केंद्रीय बैंक है और इस बैंक से ही सारा बैंक जो है अपना ऋण लेता है। केंद्रीय बैंक जो है ऋण देता है। किसको ऋण देता है? लोन जो देता है केंद्रीय बैंक किसको देता है? वो व्यवसायिक बैंक को देता है, कमर्शियल बैंक को लोन देता है। जैसे कि आरबीआई जो है बाकी सारे बैंक को लोन देता है, तो वो केंद्रीय बैंक हो गया, वो व्यवसायिक बैंक को लोन देता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है शाख नियंत्रण डैश द्वारा होता है। शाख नियंत्रण जो है किसके द्वारा होता है? तो ये होता है केंद्रीय बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय बैंक के द्वारा शाख नियंत्रण किया जाता है। क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इनमें से कौन सरकार की कर आय की स्रोत है? कौन सा जो है सरकार के लिए ये टैक्स रेवेन्यू का जरिया है? किससे टैक्स जमा करती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्पाद कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, मनोरंजन कर। इन तीनों के द्वारा जो है सरकार जो है टैक्स जमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुगतान संतुलन घाटा ठीक किया जा सकता है किसके द्वारा? डैश के द्वारा। किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है भुगतान संतुलन घाटा? तो ये ठीक किया जा सकता है, इनमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, आयात संतुलन घाटा, निर्यात प्रोत्साहन और उत्पादन वृद्धि। इन तीनों के द्वारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को करेक्ट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अबीद हुसैन कमेटी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अबीद हुसैन कमेटी की स्थापना ये 1984 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1984, 1984। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है छोटा रूपांतर है आयात निर्यात का। आयात निर्यात का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3, एक्जिम। एक्जिम बैंक होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ओके, तो आयात निर्यात का शॉर्ट फॉर्म को क्या हो गया? एक्जिम। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रकार के जमा से ब्याज अधिक मिलता है? ऑप्शन में जो दिया गया है इनमें से कौन से जमा पे जो है ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, ज्यादा ब्याज मिलता है, ये बताना है आपको। तो ये हो गया अस्थाई जमा से। फिक्स्ड डिपॉजिट जो है फिक्स्ड अकाउंट पे ज्यादा ब्याज मिलता है दिए गए ऑप्शन में से। ओके, नेक्स्ट है भारत में पत्र मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है? हु हैज टू राइट टू इशू द पेपर नोट इन इंडिया। पेपर नोट जो है जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। किसको प्राप्त है? रिजर्व बैंक इंडिया ही जो है नोट जारी करता है, छापता है। ओके, ध्यान रखना आपको। भारत में केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? भारत में जो है केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो ये नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक केंद्रीय बैंक है और एक हर देश में एक ही होता है। तो केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के 14 प्रमुख बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में जो है 14 प्रमुख जो बैंक थे उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये 1969 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1969 ईस्वी। याद रखना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कि 14 प्रमुख राष्ट्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है मुद्रा में आदान प्रदान दृष्टिकोण को किस अर्थशास्त्री ने दिया? मुद्रा के आदान प्रदान दृष्टिकोण को किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया फिशर के द्वारा। किसके द्वारा? फिशर के द्वारा। ध्यान रखना आपको, फिशर के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्टेट बैंक की स्थापना की गई। स्टेट बैंक की स्थापना जो है कब किया गया? तो ये 1955 में किया गया। कब किया गया? 1955 में। 1 से 2 बार आपको ध्यान से एकदम वीडियो देखना है, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को परिवर्तित किया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था उसको किस बैंक में परिवर्तित किया? उसका नाम क्या रखा गया? तो ये रखा गया स्टेट बैंक। इंपीरियल बैंक ही बाद में स्टेट बैंक बन गया। ओके, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है कीन्स का सिद्धांत संबंधित है। कीन्स का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है उपयुक्त सभी से। इन तीनों से संबंधित है, प्रभावी मांग से, उपभोग प्रवृत्ति से, बचत प्रवृत्ति से। इन तीनों से जो है संबंधित है। कीन्स का सिद्धांत जो है, कीन्स थ्योरी, इन तीनों से एसोसिएटेड है। ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? केन्स का रोजगार सिद्धांत जो किस पर निर्भर करता है? तो ये सर करता है प्रभावी मांग पे। किस पे निर्भर करता है? प्रभावी मांग पे, इफेक्टिव डिमांड पे निर्भर करता है। ध्यान रखना आपको। अगर एमपीसी 0.5 है तब गुणांक क्या के होगा? तब गुणांक क्या हो जाएगा? यदि एमपीसी जो है वो 0.5 है तो गुणक जो है के क्या होगा ये बताना है आपको।
तो ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, ध्यान रखना आपको 2 हो जाएगा गुणक। ओके, यदि MPC 0.5 है तो मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कौन सा कारक केंसियन गुणक को प्रभावित करता है, केंसियन गुणक को प्रभावित करता है। तो ये हो गया 1 और 2 दोनों, सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, इन दोनों को प्रभावित करता है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, केन्स के निवेश गुणक प्राप्त किया था कौन के, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो ये हो जाएगा रोजगार गुणक, क्या हो जाएगा रोजगार गुणक, ध्यान रखना आपको रोजगार गुणक। नेक्स्ट है कौन सी मदे भुगतान शेष में सम्मिलित है, कौन सी मदे जो है भुगतान शेष में सम्मिलित है, तो ये होगा पूर्ति तेजी से बढ़ती है, सप्लाई इंक्रीज रैपिडली, ये जो है भुगतान शेष में सम्मिलित है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है भुगतान संतुलन में कौन सी मदे शामिल होती है, भुगतान संतुलन में कौन सी मदे शामिल होती है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, दृश्य मदे, अदृश्य मदे और पूंजी अंतरण, ये तीनों जो है भुगतान संतुलन में शामिल होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये तीनों इंक्लूड है, ध्यान रखना आपको। पूंजी खाता का एक मद कौन है, विच वन इज द आइटम ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो ये जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। सरकारी अंतरण, निजी अंतरण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इन तीनों में होता है पूंजी खाता का इंक्लूड होता है, कैपिटल अकाउंट इन तीनों में। ओके, जितने भी आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट सबके लिए ये जो है इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो देखना है आपको, एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। चालू खाता का एक मद कौन है, चालू खाता का एक मद कौन सा है, तो ये बताना है आपको, तो ये है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चालू खाता दृश्य मदों का आयात, पर्यटकों के खर्चे, दृश्य मदों का निर्यात, ये तीनों जो है आइटम ऑफ करंट अकाउंट का है। ओके, ध्यान रखना है आपको। भुगतान शेष के डैश का घटक है, भुगतान शेष में डैश का घटक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों, चालू खाता और पूंजी खाता, इन तीनों का घटक है, ध्यान रखना है आपको। व्यापार शेष का अर्थ है, व्यापार शेष का क्या अर्थ है, तो व्यापार शेष का अर्थ है कुल ऋण एवं जमा, क्या हो जाएगा कुल ऋण एवं जमा, टोटल डेबिट और क्रेडिट, ये हो जाएगा व्यापार शेष का अर्थ। ओके, ध्यान रखना आपको, व्यापार शेष का अर्थ क्या हो जाएगा, व्यापार शेष, सॉरी माफ कीजिएगा, ये नहीं होगा, व्यापार शेष का अर्थ होगा इंपोर्ट, वस्तुओं का आयात एवं निर्यात, ये हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ओके, ध्यान रखना आपको, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो जाएगा व्यापार शेष का, ट्रेड बैलेंस मीन्स ये होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट करेक्ट कर लीजिएगा, ये दो नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कौन एक भुगतान शेष का दृश्य मद है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी, मशीन, वस्त्र, सीमेंट, ये जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का विजुअल आइटम है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कौन एक भुगतान शेष का अदृश्य मद है, विच वन इज द इनविजुअल आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का अदृश्य कौन सा है, इसमें से अदृश्य मद कौन सा है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसमें भी हो जाएगा बैंकिंग हो गया, जहाजरानी हो गया, संचार हो गया, ये तीनों जो है भुगतान शेष के अदृश्य इनविजिबल आइटम है, ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, एग्जाम में इसी से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये था इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट 3 का डिस्कशन, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो आपको। और इससे पहले 2 सेट अपलोड हो चुका, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देख सकते हैं, वो भी आपके एग्जाम में हेल्पफुल साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब।